Hello, my dear students. Once again, I welcome you all in my class. And in today's class, we are going to study the respiratory chain, which is also called as the electron transport chain. And again, this topic is very much important from the examination point of view. Because अगर examiner ने question paper का level tough रखना हुआ तो definitely इससे question आपको आएगा ही आएगा. So what we are going to cover up in this respiratory chain? First of all, the basics. Second one is the definition, third one is the location, fourth one is the carriers and complexes, at last mechanism. बेसिक से हम क्यों स्टार्ट करेंगे? बिकॉज अगर आपको बेसिक से इसका क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चेन के मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स एंड द डेफिनेशन लोकेशन वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रेस्पिरेटरी चेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का ही पार्ट. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी के जो सेल्स है, यू नो बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल यहाँ पे क्या करते हैं? सेल ब्रेक डाउन करते हैं. किसकी ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज की. ये ग्लूकोज कहाँ से आया? हमारे फूड में से. तो सेल्स ग्लूकोज के जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके ब्रेक डाउन होने से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. किसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ऑक्सीजन का यूज करके यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. क्या मीनिंग है? सेल्स ग्लूकोज को तोड़ते हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय यूजिंग ऑक्सीजन, and during that reaction carbon dioxide and water releases as a byproduct. Clear? अब सेलुलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है, दैट इज एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन. एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. एंड अनदर वन इज द एनारोबिक सेलुलर एस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं होती. तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पे हम कौन से पढ़ेंगे? दैट इज एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन. एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपके पास आता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है, दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन. पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे आपके पास आता है, दैट इज क्रेब्स साइकिल, जिसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं. फोर्थ आपके पास यहाँ पे आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के आपके पास यहाँ पर फर्दर 2 स्टेप्स आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सेकेंड वन इज द कैमिओस्मोसिस. सो दिस ऑल इज द बेसिक. तो यहाँ पे अभी हम किससे स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड सेकेंड वन वी विल स्टडी अबाउट द कैमिओस्मोसिस. तो सबसे पहले ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? कैमिओस्मोसिस होती है. सो दिस इज द बेसिक. आई होप आपको बेसिक क्लियर होगा. नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन समझने से पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग समझेंगे. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? यहाँ पर NADH एंड FADH के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का फर्दर यूज करके हम क्या करते हैं? ATP सिंथेसाइज करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? अब ये जो NADH एंड FADH है, राइट? NADH एंड FADH कहाँ से आते हैं? दे ऑल कम्स फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस. हमने ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ा तो वहां पे 6 स्टेप पे NADH प्रोड्यूस होता है. और FADH की बात करूं तो TCA क्रेब्स साइकिल्स में FADH का प्रोडक्शन होता है. तो ये NADH एंड FADH कहाँ से आएंगे? ग्लाइकोलिसिस एंड TCA से. तो इन दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो उस एनर्जी का यूज करके हम क्या सिंथेसाइज करते हैं? ATP. एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. क्लियर? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर हम एक सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. लेकिन आपको पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज अ एनाबॉलिक
रिएक्शन। और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है दैट इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी, फ्रॉम दिस NADH एंड FADH, क्लियर, टू सिंथेसाइज द ATP। नाउ कम टू द डेफिनेशन। तो नेम से ही आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और किसी भी चीज को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो एक चेन, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लाइक 1 by 1, क्लियर, रैंडमली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कहाँ लगे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कहां से करेंगे, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ना, दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे इसको कौन, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को कौन यूज करेगा, इट वाज यूज्ड बाय द ATP सिंथेस। तो ATP सिंथेस इसको यूज करके आगे क्या सिंथेसाइज करेगा, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है, जिसको हमारा सेल यूज करता है काम करने के लिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एक माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स से आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को दे देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ATP सिंथेज यूज करता है। ये ATP सिंथेज फर्दर ATP को प्रोड्यूस करता है, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब ये ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर आप सबको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम यहाँ पे याद होगा, तो वहां पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, लाइक दिस, जिसको F1 F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं ना। सो दिस इज द ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर द NADH एंड FADH। इलेक्ट्रॉन डोनर्स किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, है ना, वो कौन है, NADH एंड FADH। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, वो कौन है यहाँ पे, दैट इज ऑक्सीजन। आई होप आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन और इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। तो विद दिस आपको यहाँ पे ATC की लोकेशन भी क्लियर होगी कि इसकी लोकेशन क्या है, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर। नेक्स्ट आर द कैरियर्स एंड द कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे कैरियर्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, कैरियर्स किसको बोला जाता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे, क्लियर। कहां तक कैरी करेंगे, जब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स के पास ना पहुंच जाए। तो कैरियर्स क्या क्या है यहाँ पे, दैट इज FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, COQ जिसको यूबिक्विनोन भी बोला जाता है, साइटोक्रोम C, एंड नेक्स्ट आर द साइटोक्रोम C के अंडर में यहाँ पर आते हैं, दैट इज साइटोक्रोम BL, साइटोक्रोम BH, cytochrome A and A3, and last one is the copper A and copper B। तो ये सभी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। FMN एंड FAD ये दोनों यहाँ पे को एंजाइम्स है, दे आर द को एंजाइम्स, है ना। ये कहाँ से डिराइव होते हैं, दे डिराइव फ्रॉम द विटामिन B2। COQ क्या है, यूबिक्विनोन है, जिसको मोबाइल कैरियर भी बोला जाता है। अब बायोलॉजी में या साइंस में मोबाइल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज मूवमेंट, क्लियर। तो ये जो COQ है, ये जो यूबिक्विनोन है, ये कॉन्टिन्यूटी में मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है,
क्लियर। अब साइटोक्रोम सी क्या है यहाँ पे, साइटोक्रोम सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शटल का काम करता है ना। इलेक्ट्रॉन शटल का काम किसके बीच में, इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 of the electron transport chain. Now these all are the complexes of the electron transport chain. That is complex 1 which is called as the NADH dehydrogenase, means NADH से hydrogens को remove किया जाएगा. Complex 2 called as the succinate dehydrogenase. Complex 3 is called as the coenzyme Q cytochrome C reductase. Complex 4 is called as the cytochrome oxidase. So ये सभी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज द वर्किंग, also called as the mechanism of the electron transport chain. So let's understand the mechanism with the help of this diagram. तो ये diagram किसका है, सबसे पहले हम वो देखेंगे. So let's begin from this side. So ये जो आपके पास यहाँ पे पूरा ये वाला पोर्शन है, this portion is the माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर से अगर हम आउटसाइड की तरफ जाएं तो वहां पे सेकंड आपके पास वहां पे मेम्ब्रेन आती है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से अगर आप बाहर वाली मेम्ब्रेन की तरफ जाए तो आपके पास सबसे पहले उनके बीच में स्पेस आते हैं विच इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. बाहर वाली साइड की तरफ अगर हम जाए तो हमारे पास यहाँ पे आती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. एंड एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली मतलब इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स है. कौन कौन से, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सेकेंड, अब ये जो आपके पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड में. क्लियर. And these all are the protein complexes. So this is the complex number 1, this is the complex number 2, this is the complex number 3 and this is the complex number 4. एक और complex यहाँ पे present होता है that is complex number 5. इसको separate हमने draw किया होता है, books में separate होता है, बहुत सारे books में, because ये कौन सा complex है, this is the ATP synthase और यही वो machine है जो ATP का synthesize कर रही है. और यहाँ complex 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक तो क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है. कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है केमियोस्मोसिस. क्लियर. तो नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेप. क्लियर. जस्ट फोकस ऑन द एरोज. इस डायग्राम में जो एरोज है अपने एरोज पे फोकस करना है बिकॉज वो एरोज नहीं है, दे आर द सीक्वेंस. और अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो एक चेन में एक सीक्वेंस में ही फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक सीक्वेंस में ही फ्लो करते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द NADH. और NADH क्या था आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा जो कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन. क्लियर. किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे, कैरियर्स के थ्रू. ये एक ओवरव्यू है फुल डायग्राम का. सो दिस इज द NADH. जब इस NADH की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन होने से NADH Na में कन्वर्ट होगा. ड्यूरिंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज. 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, FMN. FMN किसको आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, FES को. एंड FES किसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, टू द यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन क्या था आपके पास, कोएंजाइम Q, जिसको हमने मोबाइल कैरियर भी बोला था. कम टू द सेकेंड. सेकेंड में क्या आ जाएगा, सक्शिनेट. क्लियर. तो ये सक्शिनेट क्रेब्स साइकिल्स में होता है. तो क्रेब्स साइकिल का सक्शिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो अगेन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जिनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, FAD. FAD किसको पास करता है, FAS, दैट इज द आयरन सल्फर. और ये आयरन सल्फर किसको दे देता है, टू द यूबिक्विनॉन अगेन विच इज द मोबाइल कैरियर. अब ये मोबाइल कैरियर ने क्या किया, थर्ड पॉइंट, इस यूबिक्विनॉन ने क्या किया, कोएंजाइम Q ने क्या किया, इसने कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से क्या लिए, इलेक्ट्रॉन्स लिए. और इलेक्ट्रॉन्स लेके किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स
3 को दे दिए। तो यूबिक्विनोन ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए एंड 3 में Bl ने BH को ट्रांसफर किए, BH ने Rn सल्फर को किए एंड Rn सल्फर ने साइटोक्रोम C को किए एंड साइटोक्रोम C ने थ्रू द साइटोक्रोम C फर्दर आगे कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। मतलब कॉम्प्लेक्स 3 ने फर्दर किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए? कॉम्प्लेक्स 4 को डोनेट कर दिए। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स 4 को इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे? वाटर। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट होने से क्या हुआ? दैट मैटर्स। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे इन अ सीरीज, इन अ चेन, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने से हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे पंप कर जाएंगे। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ पंप हो जाएंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो यू कैन सी total 4 hydrogen ions will pump from the complex 1, मतलब complex 1 4 hydrogen ions को पंप करेगा, complex 3 भी 4 hydrogen ions को पंप करेगा एंड complex 4 भी यहाँ पे 2 hydrogen ions को पंप करेगा। that means हमारे पास total 10 hydrogen ions क्या हो जाएंगे? पंप हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो जब यहां से हाइड्रोजन आयंस यहां पे जाएंगे तो यहां पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेशन। तो सभी हाइड्रोजन जब यहाँ पे आ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। आप सबको पता है जब कोई भी चीज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में जाके वो क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने के लिए वो वापस कहाँ आते हैं? ग्राउंड स्टेट में। जब वो ग्राउंड स्टेट में आती है तो एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो अप टू दिस यहाँ पर हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज केमिओस्मोसिस। तो केमिओस्मोसिस को अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है। क्या है? कॉम्प्लेक्स 5। कि कॉम्प्लेक्स 5 मतलब केमिओस्मोसिस फर्दर कैसे पे एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी का जनरेशन कैसे हो रहा है जो एक सेल यूटिलाइज करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। क्लियर? तो यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई थी। तो स्टेबल होने के लिए सभी हाइड्रोजन आयंस वहां पे कहां पर वापस आएंगे? ग्राउंड स्टेट में। तो इनका ग्राउंड स्टेट क्या था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये किसके थ्रू वापस आते हैं? एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। तो जब ये सभी हाइड्रोजन आयंस एटीपी सिंथेस के थ्रू वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएंगे तो इनके आने से यहाँ पे क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होने के लिए, जुड़ने के लिए इस एनर्जी का यूटिलाइज कर देगा और क्या बना देगा? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? So this is how the ATP is synthesized in the complex 5 और ये complex 5 किसका है? Chemiosmosis का है। So this is the chemiosmosis theory. Clear? So with this we are done with the oxidative phosphorylation। तो पहले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कवर किया था, सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पे केमियोस्मोसिस का यूज केमियोस्मोसिस पढ़ा है जहाँ पे एटीपी का प्रोड्यूस हुआ था एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे NADH एंड
ADH को यूज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट फर्दर आगे केमियोस्मोसिस में ATP सिंथेसाइज करने का काम आता है. So with this we are done with the electron transport chain. So I hope आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट along with the basics clear होगा. And if you like my video, then please subscribe my channel. It is AH Pro with MK. Ask your doubts in the comment box. For more topics, please subscribe. Thank you.